पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। आप सभी लोगों के लिए जो है वो मैं पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेकर आती हूँ। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर प्रीमियम कोर्सेज चलते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और यूट्यूब पे जो क्लासेस चलते हैं आप उस पर भी फॉलो हमें कर सकते हो। कोशिश यही है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का क्यूमुलेट कर सकूं और व्हाई आई चूज टू बी अ टीचर वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं व्हाइल माय क्लासेस इज गोइंग ऑन। क्लासेस के अंदर आपको पता लग जाए कि मोटिवेशन लेवल से कि व्हाई आई लेफ्ट सो मेनी जॉब्स एंड आई चूज टू बी अ एजुकेटर एंड दैट टू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नॉट अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टीचिंग। राइट, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही साथ में बने रहेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, everything is possible if you want it to be a possible thing। मैं ये बहुत स्ट्रेट चीज़ बोल रही हूँ और ये किसी राइटर ने नहीं लिखी, ये अदिति मैम का ही राइटर है। समझने की कोशिश करिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है अगर आप नहीं चाहते हो कि वो पॉसिबल हो तो। चाहे उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, चाहे उसको आप साइंटिफिक वे में कॉग्निटिव थिंकिंग बोल लो, आप उसे किसी भी वे क्वांटम री कोहेरेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। ये सारी रूल, सारे साइंस, सारी फिलॉसफी एक ही चीज़ बोलती है। आप नहीं चाहते हो ना करना तो नहीं होगा, और आप चाहते हो करना तो हो जाएगा। कितने समय में लगेगा वो नहीं पता। कल इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम टू थिंग्स। तो बस वैसे ही प्यार से, बहुत मेहनत से जेआरएफ अड्डा प्रीमियम कोर्सेज बनाए हैं। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलती है आपको इसके अंदर। रियल लाइफ एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बिहाफ पर पूरा का पूरा कलेक्शन दें। एग्जाम्पल्स के साथ में टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मिल जाती है। हर 15 दिन में एक काउंसलिंग सेशन होता है और आप सभी लोगों के लिए डेली जो है वो स्टडी मटेरियल भी आता है। ऑफलाइन आना चाहते हो ऑफलाइन आ सकते हो। ऑफलाइन के अंदर अभी क्रैश कोर्स आने वाला है और 7th को, इस 7th को मेरा रिसर्च का डेमो है। अगर आप आना चाहते हो, 3 दिन का डेमो फ्री होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आके भी पढ़ सकते हो। अब आगे चले अगले सवाल की ओर। आप देखो हमारे आज का पहला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज अ स्लो लर्नर। ठीक है ना, कोई भी एक विद्यार्थी जो है वो कैसा है, वो धीरे सीखने वालों में से है, जैसे धीरे धीरे चीजें सीखने आती है, धीरे धीरे चीजें वो समझ पा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको उनके लिए कोई टीचर लगाना है, एम्प्लॉय करना है किसी टीचर को, तो आप ऐसा क्या करेंगे? क्या करेंगे आप ऐसा? अ स्टूडेंट इज अ स्लो लर्नर, कोई है जो कम जिसको समझ में आता है, जो धीरे धीरे सीख रहा है, तो वो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा वीडियो लेक्चर को ऑफ द टॉपिक, नो नीड ऑफ द फेलिसिटेशन, स्पेशल कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। टेल हिम एंड हर टू लर्न ऑन हिज वे, या टेल हिम और हर टू टेक प्राइवेट ट्यूशन। ऐसा हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? देखो हम करेंगे कि मैम हम उन्हें वीडियो लेक्चर दे देंगे किसी एक टॉपिक पर। सबसे पहली बात तो बाकी 3 ऑप्शन तो वैसे भी क्या है, थोड़े से नेगेटिव ऑप्शन है, और हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में अक्सर क्या करना चाहिए, आइडियलिस्टिक आंसर चूज करना चाहिए। अब हम वीडियो लेक्चर देंगे तो इससे फायदा क्या होगा? वीडियो लेक्चर से स्टूडेंट अपनी पेस पर लर्न कर सकता है। उसे जहां लगता है कि उसे धीरे करने की जरूरत है वो स्पीड धीरे कर सकता है, जहां उसे लगता है कि उसे तेज करने की जरूरत है वो तेज कर लेगा, जहां उसे लगता है कि उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो तेज करके देख लेगा, 2x पे करके देख लेगा, जहां पर उसे ऐसा लगेगा कि उसे रुक के नोट्स बनाने तो वो रोक के नोट्स भी बना सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं वीडियो लेक्चर उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CC, ये जो आपका सिंबल होता है ये क्या कहलाता है? ज्यादातर बच्चे जो है वो एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, तो इसलिए मुझे चाहिए था कि भाई ये करना है आपको।
चलिए जी, देखो जितने भी लोग हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जिन्होंने भी बोला है क्रिएटिव कॉमन्स, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। वैसे जब भी सी आ जाता है, केवल सी भी आ जाता है, तो इसको हम लोग कॉपीराइट का सिंबल बोलते हैं। सीसी जो होता है, अक्सर सीसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आईसीटी के अंदर पढ़ते हैं मैम हम इसे कार्बन कॉपी के नाम से, है ना, कार्बन कॉपी। तो अक्सर आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट यहां पर ऑप्शन में कार्बन कॉपी वैसे भी गिवन ही नहीं था। यहां पर जो ये सीसी है, ये किससे डील कर रहा है? ये डील कर रहा है आपके क्रिएटिव कॉमन से। देखो मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है, एक स्लोगन लिखा है, बेटर शेयरिंग ब्राइटर फ्यूचर। ये जो है, ये आप सभी लोगों का क्या होता है? क्रिएटिव कॉमन्स का एंथम है, थीम है ये इनकी, बेटर शेयरिंग ब्राइटर फ्यूचर। जब भी हम कोई भी प्रकार का कंटेंट देखते हैं जो कि आप लोगों के पास में सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध है, जो आपके पास में इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है, तो वो जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट के साथ में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे लाइसेंस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप कॉपीराइट समझते हैं, कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब है कि जब तक आपने इसके ओरिजिनल ओनर से बात नहीं करी है, उनसे परमिशन नहीं ली है, या उनके साथ में रेवेन्यू को शेयर नहीं किया है, आप उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही आपके पास में क्रिएटिव कॉमन्स की लिस्ट ऑफ लाइसेंस होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे लाइसेंसिंग आती है जो हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है ना। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों के जून वाले एग्जाम से पहले पेड क्लास के अंदर ये चीज आपको समझाई थी। इग्निशन बैच में भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन रिवाइज करवाया था। दोबारा से मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। याद रखिएगा, सबसे पहले आता है आप लोगों का बाय सिंबल। बाय सिंबल का मतलब होता है जब आप लोगों के पास में इस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग बना के दे दिया जाता है। बाय सिंबल का मतलब होता है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब भी कोई भी कंटेंट लिखा गया है तो उस कंटेंट के अंदर क्या लगाया जाएगा? हमेशा उसके क्रिएटर का नाम लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? उसके क्रिएटर का नाम लगाया जाएगा। बट आप इस लिखे हुए कंटेंट को कैसे भी कॉपी कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट हर बार आपको क्या करना पड़ेगा? इसके जो ओरिजिनल ऑथर है उसको आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, उसका नाम हमेशा उस डॉक्यूमेंट के साथ में लगा रहेगा। मतलब क्रेडिट आपको हमेशा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट हमेशा आप लोगों को देना पड़ेगा। इसके बाद में बाय एट्रीब्यूट है, एक आप लोगों के पास में होता है इस तरीके से डॉलर सिंबल, और डॉलर सिंबल पे क्रॉस लगा हुआ होता है। यानी कि आप क्या नहीं कर सकते? आप इसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। आप इसे कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्प्ले भी कर सकते हो, बट सारी की सारी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाएगा। वैसे तो क्रिएटिव कॉमन्स भी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। तो यानी आप इसका कोई भी कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। एक सिंबल होता है जिसके अंदर इस तरीके से जो है वो आप लोगों का एरो बना हुआ था, कर्व्ड एरो, इसे हम लोग बोलते हैं शेयर अलाइक। यानी कि आप इस काम को शेयर तो कर सकते हो, मान लो किसी के ऊपर इस तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब है आप इसको शेयर तो कर सकते हो, पर आप इसके अंदर किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं शेयर अलाइक। एक और सिंबल आप लोगों के पास में होता है जिसमें हम लोग करते हैं कि आपके पास में इक्वल्स टू का सिंबल बना हुआ होता है। कोई बता सकता है मुझे इक्वल्स टू सिंबल क्या होता है? कोई बता सकता है कि मुझे? क्या होगा इक्वल्स टू सिंबल? कोई बता सकता है मुझे? इक्वल्स टू सिंबल का मतलब होता है नो डेरिवेटिव, एन डी इसका मतलब होता है। नो डेरिवेटिव का मतलब है कि जो ये ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क है, इस ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क को ही आप क्या कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं। आप इसे किसी भी और फॉर्म के अंदर डिराइव ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के होते हैं क्रिएटिव कॉमन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके सवाल अगर बनेंगे तो इन सारे सिंबल्स को मिला के आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि आपको हमेशा याद रखना रहेगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहता है कि आपको बताना है कि इफेक्टिव लिसनिंग के जो है वो फाइनल पॉइंट्स इनमें से कौन कौन से हैं।
यस, पूर्वी बिल्कुल ठीक बोल रही है कि मैम सारे पॉजिटिव पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है ना केवल हियर करना, बट ध्यान से सुन के उस चीज को समझना। नॉट ऑब्जर्विंग द स्पीकर, बिल्कुल ही गलत बात हो गई है। स्पीकर को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। तो जहां जहां पर ए लिखा है वहां वहां पर तो पहले चॉइस एलिमिनेशन लगाएंगे। नॉट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन व्हाट इट इज सेड, भाई हम रिफ्लेक्ट बैक ना करें इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सिर्फ हाँ 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 तो कर रहे हैं, पर कुछ भी हम लोग रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहे, कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि भाई आप इनडिफरेंट रहिए, आप क्वेश्चंस पूछते रहिए क्लैरिटी के लिए, और आप फोकस के साथ में, अटेंशन के साथ में सुनिए क्या आपसे बोला जा रहा है। यानी कि सोचना और सुनना जब दोनों मिल जाए तब वो कहलाता है हमारा एक्टिव लिसनिंग या फिर इफेक्टिव लिसनिंग, जो आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, अव्वल दर्जे पे करते हैं, बेहतरीन रूप से करते हैं। अगला सवाल देखिएगा। नहीं नहीं, पीडीएफ बिल्कुल टाइम टू टाइम डल रही है, ऐसी बात नहीं है ना। आप सपोर्ट पे कॉल करके देखो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखो एक स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत ही अच्छे से पूछा है भाई मैम कि ये जो सीसी में आपने कार्बन कॉपी बताया है, इस कार्बन कॉपी का क्या मतलब है। देखो जब भी आप ईमेल लिखते हो तो आपके पास में एक होता है टू के अंदर हम क्या करते हैं, हमको जिसको मेल भेजना है उसका नाम हम लिखते हैं, जिसको हमको मेल सेंड करना है। एक हम सीसी यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल टू के जैसा ही काम करता है। आपको और अगर 2 लोगों को 10 लोगों को जो है वो मैसेज भेजना है तो आप सीसी में उनका नाम लिख सकते हो। सीसी में नाम लिखने से मतलब ये है कि आप कार्बन कॉपी कर रहे हो कि इन सब लोगों को क्या होगा, इन सब लोगों को पता लग जाएगा कि भाई इन सभी लोगों को भी ये मेल भेजा गया है। जैसे मुझे किसी एम्प्लॉय को कोई मेल भेजना है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के साथ में कोई उसका कोलीग हो सकता है, उसका मैनेजर हो सकता है ना, कंपनी का बॉस हो सकता है, उन सबको मैं क्या कर दूंगी सीसी, तो सबको पता होगा कि हमने किस किस को क्या क्या मेल भेजा है। ऐसे ही हमारे पास में एक जो है वो बीसीसी होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर जितने भी लोग लिखे हैं उनमें आपस में इन दोनों को नहीं पता होता है कि हमें सेम मेल भेजा गया है। यानी ए, बी और सी अगर ऐसे आपने बीसीसी में लिखा है तो मतलब इनको नहीं पता कि ए को, बी को और सी को भैया सेम मैसेज भेजा गया है। इसे कहते हैं अपन ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब देखो आप लोगों के पास में जो है वो क्या है, एक नंबर सीरीज गिवन है। नंबर सीरीज गारंटीड आप लोगों के क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहां पर नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताए क्या उत्तर होने वाला है। क्या कर रहे हो, देखो हमारे पास में सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ये ट्रिक याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक को समझिएगा। हमें सबसे पहले क्या करके देखना है, सबसे पहले हम लोगों को जो है वो ऐड करके देखना है ना, या डिफरेंस निकाल के देखना है। इसके बाद में जो है वो हम लोगों को 1 स्टेप या 2 स्टेप एडिशन या डिफरेंस करके देखना है। फिर हम लोगों को जो है वो स्क्वायर करके देखना है, और फिर फाइनली अगर स्क्वायर से भी नहीं आए तो हम लोगों को क्यूब करके देखना है। अगर आप लोग ये सारे तरीके लगा के देखने हैं, पहले तो 1 लेवल का डिफरेंस निकाल के देखो, फिर अगर 1 लेवल से नहीं आता तो 2 लेवल का डिफरेंस निकाल के देखो, फिर इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्वायर करके देख सकते हो या क्यूब करके देख सकते हो। जैसे हमें देखो यहाँ पर 0 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, फिर 24 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 120 मिल रहा है और 210। अगर आप लोग यहाँ पर डिफरेंस निकाल के देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता चल रहा है कि डिफरेंस तो मैम बहुत ज्यादा है, डिफरेंस से कोई सीरीज बनती दिख रही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा के देख सकते हैं, पर हमारे पास में 6 है तो 6 में आपका 9 - 3 हो जाएगा, 24, 25 हो जाएगा। तो स्क्वायर भी मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, है ना, अपना स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है। चले क्यूब करते हैं। देखो 0 का क्यूब -0 करोगे तो आपके पास 0। अभी 1 का क्यूब है आप लोगों के पास में, या मैं यूं कहती हूं 2 का क्यूब करिए, -2 कर दीजिए,
तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 का क्यूब करिए और माइनस 4 करिए, तो 4 का क्यूब माइनस 4 करोगे, नहीं 0 हो गया, 2 हो गया, 3 का क्यूब सॉरी है ना, 3 का क्यूब करोगे माइनस आप लोग जो है वो 3 करोगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। 27 माइनस 3 यस 24 आ जाएगा। फिर आप जो है वो 4 का क्यूब करिए, 4 का क्यूब माइनस 4 करोगे तो आपके पास में 64 माइनस 60 आ जाएगा। फिर आप लोग 5 का क्यूब माइनस 5 करोगे तो 125 माइनस 5 यानी कि 120 आ जाएगा। फिर 6 का क्यूब माइनस 6 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 210, 216 माइनस 6 करोगे। इसी प्रकार से अगला क्या होगा 7 का क्यूब माइनस 7, तो 7 का क्यूब माइनस 7 यानी कि 336। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। यस बिल्कुल, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है ना। अब देखो एक बहुत ही बढ़िया सा, मैंने कल आपको कहा था ना मैं न्यूमेरिकल क्लास आप लोगों से लूंगी। एक आपसे कह रहा है इफ यू हैव अ स्टोरेज डिवाइस जिसकी कैपेसिटी 16 गीगाबाइट्स की है, कितनी है 16 गीगाबाइट, हाउ मेनी 2 किलोबाइट फाइल्स कैन यू फिट इन दिस डिवाइस। आपके पास में एक मेमोरी गिवन है, आपको मेमोरी की साइज आपको गिवन है 16 किलोबाइट की, और आपसे ये कह रहा है कि आपको इसके अंदर जो है वो फाइल को फिट करना है, और जिन फाइल को फिट करना है ना उन फाइल की साइज भी आप लोगों को गिवन है, कितनी आपको गिवन है 2 किलोबाइट। ये क्या है एक फाइल की साइज है। मैं आपसे ये कह रही हूं कि एक चॉकलेट 15 रुपए की आती है और मेरे पास में 15,000 रुपए है, तो कितनी चॉकलेट्स आएंगी, कैसे निकालोगे, बस वैसे ही करना है। ऑप्शन नंबर ए, देखो कैसे निकालोगे मैम, आप ऐसे बोल रहे हो कि आपके पास में 15,000 रुपए हैं और आप कह रहे हो कि एक चॉकलेट 15 रुपए की आती है, तो भाई 15,000 को 15 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में कितनी आ जाएंगी मैम 1,000 चॉकलेट्स आ जाएंगी। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, आपके पास में टोटल मेमोरी इतनी है और आपको इसमें इतनी फाइल्स डालनी है, तो कितनी फाइल आएगी। अरे मैम बहुत ही सिंपल सी बात है, आप 16 GB से क्या कर दीजिए 2 किलोबाइट को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। अब यहां पर चक्कर ये है कि 2 से तो 16 काट दोगे आप 8 बारी में, पर ये जीबी और केबी का क्या करेंगे। देखो जब जीबी और केबी की बात आएगी तो हम जीबी को क्या लिख सकते हैं मैम केबी मल्टीप्लाई बाय एमबी लिख सकते हैं, तो ये केबी से केबी भी चला जाएगा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 8 MB आ जाएगा। अगर 8 MB को आपको 2 की पावर में बदलना है तो 8 को लिख दोगे 2 की पावर 3, और मैम MB को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20। कितनी लिख सकते हैं 2 की पावर 20। जब हमारे पास में बेस सेम होता है, ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास में बेस सेम होता है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो हम क्या कर देते हैं पावर को ऐड कर देते हैं, तो 20 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 23। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टॉपिक कभी समझ नहीं आया है या जिनको नहीं समझ में आता था, ध्यान रखें ऐसे ये सॉल्व होगा। बस क्या पता होना चाहिए कि पहले किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है, और फिर पेटाबाइट और एक्साबाइट, ठीक है ना। उसके बाद में जेटाबाइट, फिर योटाबाइट, फिर जियोबाइट। क्या मैंने सही लिखा है, क्या ये मैंने सही लिखा है कि ये ऑर्डर सही लिखा है, बताओ तो जरा। और बाकी जिनका सही है वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई।
आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आप लोगों का गीगाबाइट होता है वो होता है 2 की पावर 30, और जो आप लोगों का किलोबाइट होता है, किलोबाइट होता है 2 की पावर 10। तो आप क्या लिख रहे हो, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 20 ही तो लिख रहे हो। तो आप के बी मल्टीप्लाई बाय एम बी तो लिख रहे हो। सही लिखा है क्या मैंने? अरे नहीं मैम, बीच में ब्रोंटोबाइट। वेरी गुड रुचित ओझा। मैम ब्रोंटोबाइट आप भूल गए बीच में, कोई याद नहीं दिला रहा है मुझे। मैम आप ब्रोंटोबाइट भूल गए, योटाबाइट के बाद में ब्रोंटोबाइट भी आएगा। बाकी आपने सही लिखा है। चलिए जी अगला सवाल देखिए। इससे पहले जिनको नहीं समझ में आता था भाई, उनको समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ मुझे लाइव चैट में, समझ में आया ना? अब आगे चलोगे अगले सवाल पे। देखो आपसे ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो आप लोगों का जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, हम उसे 50% तक लेके जाना चाहते हैं 2030 तक। और डिस्टेंस मोड एजुकेशन जो है वो एक बहुत क्रूशियल वे प्ले करेगा। देखो 2020 में आई थी, और ये बात बिल्कुल सही है कि 2030 तक के हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है। पर ये जो टारगेट है क्या ये 50% है? मैम ये टारगेट 50% नहीं, ये टारगेट 100% का है। तो यानी स्टेटमेंट नंबर 1 कैसा हो गया? बिल्कुल गलत। दूसरा कहता है कि जो डिस्टेंस मोड का एजुकेशन है मैम, इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग जीईआर। यस, ये बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस मोड एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, इस बात पे योगदान देने वाला है। तो करेक्ट आंसर, वेरी गुड, आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया है। आगे चलिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी will definitely cover a lot of question in your examination, so please kindly revise it thoroughly. दो 2035 तक 50% इन हायर एजुकेशन। कोई बात नहीं, यहां क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं होंगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन recognized as an institution of eminence is to get additional funding of what? एमिनेंस का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एमिनेंस? हिंदी मत पढ़ के बता देना, मतलब बताओ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एमिनेंस? एमिनेंट होना, एमिनेंस का क्या मतलब होता है? एमिनेंस का मतलब होता है अपने फील्ड के अंदर फेमस होना, पॉपुलर होना, है ना? अपने डिस्कोर्स के अंदर, अपने डिस्कोर्स के अंदर पॉपुलर होने को बोलते हैं एमिनेंट होना। डिस्कोर्स मतलब एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा एरिया जिसमें सारे सिमिलर लोग हों। जैसे रिसर्च का एक डिस्कोर्स होता है, डेटा कलेक्शन के लिए एक डिस्कोर्स एनालिसिस हम लोग करते हैं। ठीक है, मुझे पता है तुम सारे के सारे चीटर हो, हिंदी पढ़ के बता दोगे मैम ये मतलब होता है। सारे के सारे एक नंबर के चीटर खोर हो तुम। मेरे को ये पढ़ के बता दोगे मैम ये होता है, बहुत प्यार से। चलिए जी, तो भाई कितना फंड मिलता है? बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, 1000 करोड़ फुल, है ना? 1000 करोड़ हमको और आपको मिल जाए तो मैम ये किताब को मैंने देखना ही नहीं कभी। क्यों? हमको कोई लेना देना नहीं है मैम, ये सब तेल लेने गया असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं कह रही हूँ 1000 छोड़ो मैम, आप इसका 1/10 भी दे दो हमको, तो हम तो उसमें बहुत खुश हैं। तो बस इसी से याद रखिएगा, 1000 करोड़। यहां हमको 7 करोड़ नहीं मिल रहे, गलत आंसर आ रहे हैं। अगला सवाल देखिए जी। A newly joined teacher was
माल ट्रीटेड बाय हिज और हर फर्स्ट क्लास इन हिज और हर फर्स्ट क्लास बाय सम स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन। माल ट्रीटेड का मतलब क्या होता है भाई, एक शिक्षक आए, नए नए शिक्षक थे और उनके साथ में जो है वो दुर्व्यवहार करा गया है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, कॉलेज इंसिडेंट, कि एक टीचर थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, थोड़े नए नए ज्वाइन किए थे, वो भी जस्ट बीटेक एमटेक करके फिर उन्होंने टीचिंग ज्वाइन कर लिया था। उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उनके लिए जो है सभी स्टूडेंट्स एकदम आपके और मेरे जैसे ही होते सारे स्टूडेंट। आप तो खैर थोड़े अच्छे तमीज वाले बच्चे हो, पर जो बदतमीज वाले बच्चे होते हैं, आप नहीं बोल रही हूँ मैं, आपकी जैसे नहीं बात कर रही हूँ मैं, कुछ जो बच्चे होते हैं थोड़े बदतमीज, तो वो गाने गाने लग गए उनके लिए कि मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। ऐसे कर करके उनको फुल चिढ़ा दिया, फुल उनको मालट्रीट कर दिया। उनकी पहली क्लास थी, तो अभी सर को क्या करना चाहिए था, अभी मैं अगर होती उनकी जगह और तुम मेरे साथ ऐसा करते, अभी ऑफलाइन वाले बच्चों से बात करवाऊंगी तुम्हारी, तो मैंने तो उठाना था डंडे और लगाने थे तुम सारों के। आइडियलिज्म गया तेल लेने, हमको कोई मतलब नहीं है आइडियलिज्म से, है ना, कि नहीं मैडम टू बिहेवियर होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, ये मैंने लगाने तुम्हारे चार चार डंडे। पर अब यहां क्या करूं, यहां तो आइडियलिस्टिक आंसर टिक करके आऊंगी ना। गिविंग पनिशमेंट, भाई हम स्टूडेंट को पनिशमेंट देने लगे, अब क्या पनिशमेंट दोगे आप, गाने ही तो गा रहे हैं, अनु मलिक को बुला लो, इससे बड़ा पनिशमेंट क्या करें। इग्नोर करें इस इंस्टेंस को और इंप्रूव करें अपनी क्वालिटीज को, सो दैट जो कंसेप्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो और ज्यादा बेटर वे के अंदर आप एक्सप्लेन कर सको, और ज्यादा एंगेजिंग अपनी क्लास को बना सको। आप अपना टाइम टेबल चेंज कर दो और किसी और क्लास को पढ़ाना शुरू कर दो। ये तो मैडम अच्छी बात नहीं हुई ना, ये तो अच्छी बात नहीं है मैम। हम क्या कर गए, तुम डर गए, हम तो सही है ना। फिर आता है इन्फॉर्म करिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कि एक्सपेल कर दीजिए उस स्टूडेंट को। ये वही चुगल आंटी वाला काम कि जाके जो है वो प्रिंसिपल से जाके चुगली कर दो कि ऐसे हुआ था जी, वैसे हुआ है, ये देखो मैडम मेरे को ना ये बच्चा ऐसे बोल रहा है, इसे जाके शिकायत करने लग जाओ प्रिंसिपल को। पर ये बच्चा करे तो सही है, टीचर करता हुआ अच्छा लगेगा कि देखो मैम ये इसने मेरे को ऐसे बोला, मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ, मेरे को आना ही नहीं है इस कॉलेज, मेरे को घर जाना है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे आइडियलिस्टिक आंसर चुन लेंगे मैम, बढ़िया सवाल है, हम बोलेंगे इग्नोर करेंगे सिचुएशन को, है ना, बच्चे हैं, बाल बुद्धि है, तेजस्वी ज्यादा हो जाते कभी कभी, पर कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, अपने पढ़ाने पे ध्यान देंगे और बेटर वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो क्या कह रहा है, इफ अ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड व्हेन इट शुड बी रिजेक्टेड देन द टाइप 1 एरर इज मेड। इफ अ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड देन टाइप 2 एरर इज मेड। बोथ ट्रू हो सकते हैं क्या, पहले तो ये सुन लो आप, मैंने देखा अभी कल भी मैंने आपको लिख कर दिखाया था, टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर दोनों लिख के बताए थे, और आज दोबारा भी लिख के बता दूंगी। अरे भाई जब आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है और फिर भी आप उसे क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, तो इससे हो जाता है महापाप। इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं टाइप 1 एरर, जो कि पहले स्टेटमेंट में लिखा है। आपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट, सॉरी, व्हेन दी हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड। हाँ अच्छा, ये तो दोनों ही मेरे को तो गलत ही लग रहे हैं, ये भी गलत ये भी गलत, उल्टा ही लिखा है मैम, उल्टा ही लिखा है। भाई जब हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था तब तो रिजेक्ट कर दिए, यानी कि हाइपोथेसिस जो है ट्रू थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। और जब आप लोगों की हाइपोथेसिस जो है उसे रिजेक्ट करना था तब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या है, दोनों ही गलत है भाई, तो हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, जब आपकी हाइपोथेसिस ट्रू हो, नल हाइपोथेसिस, और आप उसे क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, तब टाइप 1 एरर। जब आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर। क्वेश्चंस की नंबरिंग क्यों नहीं करते, बिकॉज इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट्स द क्वालिटी दैट मैटर्स इन प्रैक्टिस। इसलिए मैं कभी भी, आप नोटिस करना, नंबर नहीं डाल के लाती हूँ पेपर में। डिडक्टिव वे मतलब क्या होता है, जब हम एक यूनिवर्सल फैक्ट से पर्टिकुलर केसेस को क्या करते हैं मैम, अप्लाई करके आंसर निकालते हैं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगर ऐसी चीज करनी है तो आपको पॉलिसी स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, सोशल आइडेंटिटी ऑफ द रिसर्चर आपको यूज करना पड़ेगा,
देखिए बात ऐसी है कि जब हमारे पास में डिडक्टिव मेथड हमको यूज करना है तो हमारे पास में सबसे पहली बात तो थ्योरेटिकल पोस्टुलेशंस होंगे, सारी की सारी जो धारणाएं हैं जो भी आप लोगों ने थ्योरेटिकल बनाई हैं पहले हम लोगों को वो लेनी पड़ेगी। फिर हम लोगों को डेटा को थोड़ा एक्सप्लोर करना रहेगा, हम डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना, बाय डिराइविंग एन हाइपोथेसिस। तो हम इन तीनों चीजों से क्या कर सकते हैं, इन तीनों चीजों से हमारा काम शुरू कर सकते हैं। अगर डिडक्टिव प्रोसेस की मैं बात करूं तो हाँ, ये सारे शॉर्टकट बना बना के बैठे हो, डीजीपी और पीजीपी और सारे बना बना के बैठे हैं ये, है ना। कभी कभी मुझे डर लगता है कि इन्होंने इतने शॉर्टकट्स बना लिए कि उन शॉर्टकट्स को याद करने के लिए भी एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। चलिए जी, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है, इजी सा सवाल। अगला सवाल देखिए, सिलेक्टिंग ओनली दोज आइटम्स ऑफ द डेटा दैट सपोर्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट। डेटा की सिलेक्टिविटी, आइडिया प्रेफरेंस, कॉन्सेप्ट चॉइसेस या थीसिस हंटिंग। मैं चला के एक ऐसा डेटा पिक कर लूं या एक ऐसा कॉन्सेप्ट पिक कर लूं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम पूरा का पूरा तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। कि मैंने एक ऐसा पॉइंट उठा लिया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट उठा लिया है जिस पर मैं क्या कर सकती हूँ, जिस पर मैं पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकती हूँ। आपके पास में आपने डेटा लिया और उस डेटा से उस पर्टिकुलर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हम ऐसे ये क्या कर रहे हैं मैम, और कुछ नहीं, यही तो आपकी थीसिस है, यही तो बोलते हैं थीसिस हंटिंग। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कॉन्सेप्ट चॉइस, ये कब पढ़ा दिया मैंने रिसर्च के अंदर आपको, सीधा सीधा सा बोला हुआ है। थीसिस हंटिंग में क्या कर रहे हो, यही तो कर रहे हो, आप सिलेक्टिवली वो डेटा ले रहे हो जो डेटा के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट सपोर्ट होगा, थीसिस हंटिंग इसे हम लोग बोलते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी रिसर्च कभी टाइम पे खत्म नहीं हो पाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको ये बताना है दोनों में से कौन सा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है। बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन देखिएगा। मेरे स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं, ये लो 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 सुन लो। कॉन्सेंट्रेट करके आंसर दीजिए। देखो क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इज व्यूड एज वन ऑफ द सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द सोसाइटी इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Communication does not help develop, maintain or change the cultural settings of any society for that matter. Communication किसी प्रकार से कोई हेल्प नहीं करता कि हम जो है वो किसी भी एक सोसाइटी के अंदर कल्चरल सेटिंग को चेंज करें, डेवलप करें, मेंटेन करके रख सके। अरे जब बातचीत ही नहीं होगी, जब कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो किस टाइप की सोसाइटी, कोई सोसाइटी नहीं रहेगी, एंटी सोशल बन के रह जाएंगे। तो पहली बात तो मैम ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, डज नॉट नीड, इट डज होना चाहिए था। कम्युनिकेशन चाहिए ही इसलिए कि हम क्या कर सके, हमारे विचार विमर्श आपस में शेयर कर सके। तो भाई स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो तो सही है नहीं, जब वो नहीं है तो देखो ए और डी तो गए। आगे देखो, कम्युनिकेशन को हम सोशल फैक्टर की जैसे ले सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यस, ये बिल्कुल सही बात लिखी है, यानी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, थोड़ा सा क्वेश्चन को, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, डायोक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डायोक्सिन्स,
डायोक्सिन्स, हिंट दूं क्या? इंडस्ट्रियल वेस्ट से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस सवाल को तो आपका आंसर सही निकल जाएगा। 7 PM हो रही कंप्यूटर साइंस की क्लासेस डेली। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर सही आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है, सभी ने सही आंसर दिया है। ध्यान से देखिएगा, जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर नहीं होगा, मैंने कहा ना इंडस्ट्रियल जो आप लोगों के प्रोसेसेस है उसका बाय प्रोडक्ट होता है डायोक्सिन। ठीक है, सो बेसिकली जो आप लोगों का डायोक्सिन है वो आप लोगों के वॉल्केनिक इरप्शन से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जब होते हैं, जैसे कि क्लोरीन ब्लीचिंग हो गई पेपर पल्प की, या हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनते हैं तब हो गया, स्मेल्टिंग होती है तब हो गया, इन सब से होता है। तो बेसिकली आप लोगों के जब हम लोग प्लास्टिक को एक हाई टेम्परेचर के अंदर बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब डाइऑक्सिन आप लोगों को मिलता है। केमिकल प्रोसेसिंग आप किसी प्रकार की, जैसे मैंने पेपर पल्प बताया, या आप लोग वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो देख लीजिए, तो इन सब के अंदर हमको क्या मिलता है? डाइऑक्सिन मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखें। हाँ जी, अगला सवाल देखिएगा, आप लोगों के पास में आपसे पूछा जा रहा है कि इन्हें आप बताइए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग में ओल्डेस्ट से रीसेंट। अरे वाह, कितने बच्चे थे जो आज वाली 5 बजे वाली क्लास में थे, पेड क्लास में थे, दिसंबर वाले बैच के। आज ही मैंने आप लोगों को वेब की जनरेशन पढ़ाई थी, कल हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जनरेशन पढ़ी थी, सारे जो डिस्कवरीज हुई है वो बताई थी, और उससे पहले हम लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है। तो तीनों के अंदर अपन ने ये टॉपिक पढ़ा है, तो आई होप आप लोगों को याद होगा कि कौन कब आया, कौन कब आया। देखो, फेसबुक है, इंटरनेट है, कैलकुलेटर मशीन है, कंप्यूटर का माउस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कौन सा कब आया? तो जाहिर सी बात है इनमें सबसे लेटेस्ट कौन है मैम? फेसबुक है। 2005 से लेकर 2008 के बीच में सबसे ज्यादा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आई थी, वेब जनरेशन 2.0 जिसको सोशल वेब भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन तो हटा दीजिए, ए तो मैम सबसे लास्ट में आएगा। इसके बाद में आता है सबसे पहले कौन आया था, तो मैम कंप्यूटर एज अ कैलकुलेटर सबसे पहले आया था, चाहे वो आपका ब्लेज पास्कल स्केल क्यों ना हो। तो सी जो है वो सबसे पहले आएगा, दोनों में ही है सी। फिर आती है बात इंटरनेट, कंप्यूटर माउस, या फिर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर मैं बात करूं तो देखो 2004 के अंदर आपका फेसबुक आया, मतलब वही 5 से 8 के बीच में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का 1983 के अंदर हम मानते हैं कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आई थी। ऑल्दो जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1940s का जो ये जमाना था, इस जमाने में 1940s 1945 के आसपास का जो टाइम था, तब हमारे पास में डार्पा, डार्पा क्या है? डिफेंस एजेंसी रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप लोगों की रही थी, है ना, रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो आप लोगों का रहा था। तो ये जो डार्पा है, ये डार्पा क्या है? ये यूएस की मिलिट्री का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च वर्क करता है। इन्होंने आरपा नेट बनाया था, आरपा नेट, है ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इन्होंने बनाया था, जो कि पहली बार एक्चुअली में इंटरनेट टर्म से जाना गया था। ठीक है, यहां से ये जो था ये टीसीपी आईपी पे चला था, और फिर फाइनली हम लोग किस पे आए? इंटरनेट पे आए, जो कि 1983 में फाइनली हमारे सामने आया था। और 1989 में आया था www, और उसके बाद में तहलका मच गया टेक्नोलॉजी के ऊपर। कंप्यूटर के माउस की अगर मैं बात करूं तो 1960s का वो जमाना है भाई, 1964। और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो जब डिफरेंशियल इंजन्स बने थे, एनालिटिकल इंजन्स बने थे, तो 1940s के जमाने में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई थी। तो इस हिसाब से अगर आप लोग सेट करेंगे तो करेक्ट आंसर आप लोगों का आ गया कि मैम देखिए सी हो गया, फिर ई हो गया, फिर डी, फिर आप लोगों का बी, और फिर आप लोगों का ए।
सो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी 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 गुड क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल। हाँ, डार्पा ने बनाया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यस, ठीक है ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए इसे यूज किया गया था अगेंस्ट द नाजीज। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है और आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। Facilitate learners to meet emotional and social needs, acquire scientific attitude, develop critical thinking, become independent of community in which he lives in, discard the family patterns of social relations। यहाँ पे देखो आप लोगों को सारे नेगेटिव ऑप्शंस को हटा देना है। हमारे लिए क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि भैया घर वालों की बात सुनना बंद कर दो नहीं तो मैम बहुत जूते पड़ेंगे। बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव्स, अरे भैया हम कोई संसार थोड़ी छोड़ना सिखा रहे हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब ये थोड़ी कि हिमालय पर पहुंचा दो और बेचारा जो बच्चा है उसको एकदम ही कम्युनिटी से दूर कर दो, फैमिली से दूर कर दो। भाई क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रहा है, संन्यास की तैयारी हो रही है? नहीं नहीं मैम, तो हमारे लिए ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे नहीं। तो बचा कौन सा? बचा आप लोगों का ABC, कि आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, साइंटिफिक एटीट्यूड लेके आओ, इमोशनल और सोशल नीड्स जो है वो फुलफिल करो। मूक्स होते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, ये स्वयं पोर्टल पे कैन बी यूज फॉर अर्निंग अप टू 40% क्रेडिट्स पर सेमेस्टर बाय स्टूडेंट्स। ऑल मूक्स ऑन स्वयं पोर्टल आर क्रेडिट बेस्ड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या ये क्रेडिट बेसिस पे चलते हैं? और अगर क्रेडिट बेसिस पे चलते हैं तो इनका क्रेडिट शेयर जो होता है वो होता है 40% का। ये सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है जी। देखिए अब बताइए मुझे क्या इस पे करेक्ट आंसर होने वाला है। देखो यहां पर जो आप लोगों के मूक्स होते हैं, मूक्स पे पर सेमेस्टर 40% क्रेडिट जो है वो हम लोग अर्न कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है, बट सभी के सभी कोर्सेज जितने भी होते हैं आप लोगों के स्वयं पोर्टल के ऊपर वो सारे क्रेडिट बेस्ड होते हैं। यहां पर ये स्टेटमेंट जो है वो आप सभी लोगों के लिए सही नहीं है। यानी आप लोगों का असर्शन तो ठीक कह रहा है पर जो आप लोगों का रीजन है वो सही नहीं है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है बिल्कुल सही, करेक्ट उनका उत्तर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। असर्शन सही है पर रीजन आप लोगों का सही नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग स्वयं पोर्टल के बारे में सब कुछ पढ़ के जाएं, सभी के सभी, सारे के सारे पोर्टल्स। तो स्वयं हो गया, जो DTH सर्विसेज हैं वो आप पढ़ के जाइए, स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ के जाइए, स्वयं प्लस के बारे में पढ़ के जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आप लोगों को गारंटी इस टॉपिक पर देखने मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहता है इमेजिनिंग थिंग्स एज इफ दे आर इन रियल इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी, रेप्लीकेशन, रेफिकेशन या सिमुलेशन। इमेजिनिंग थिंग्स एज इफ दे आर रियल इज नोन एज, रिसर्च के रेफरेंस में बताना है। अगर ICT के रेफरेंस में बनाना होता तब तो ऑब्वियसली बात है आप लोग वर्चुअल रियलिटी लगा देते, पर यहां पर आपको रिसर्च के रेफरेंस में बताना है कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? जो चीज रियल में नहीं होती है बट हम उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, है ना, हम उसे किसी की जैसा इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें होती है उसे रिसर्च की भाषा में जो है ना तो उसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाएगा ना उसे सिमुलेशन कहा जाएगा, इसे किया जाता है रेफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर निकला है क्योंकि एक नया क्वेश्चन है भाई,
तो इसको ध्यान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव से पूछूं, किसी चीज को कंसेप्चुलाइज करना, किसी चीज को एब्स्ट्रैक्शन के अंदर देखना, है ना, कोई चीज हमारे सामने रियल में नहीं है बट हम उसे कंसेप्चुलाइज करें कि ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है, वो चीज ऐसी है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं रेफिकेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। सो बेसिकली इट इज अ मेंटल conversion of a person or an abstract concept into a thing. Basically, it is treating that which is abstract as something which is tangible. ठीक है, जैसे किसी की शक्ल देख के आपको ऐसा लगता है मैम ये थोड़ा मंगोड़ी जैसा लगता है ना, किसी को देखकर या किसी चीज को सोचकर, इमेजिन करके हमको लगता है कि ये जो है मैम इस ऑब्जेक्ट की जैसे लगता है। कोई भी चीज हो गई, कोई भी आइडिया हो गया, उसको जब हम लोग किसी चीज में देखने लग जाए, हम इमेजिन करने लग जाए कि वो ऐसा होगा, कंसेप्चुलाइज करने लग जाए, तब हम उसे कहते हैं क्या? रिसर्च के अंदर रेफिकेशन। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपके अभी तक के सारे क्वेश्चन सही थे तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ चले। वीडियो लाइक एंड शेयर नहीं हुआ है अभी तक, तो वीडियो लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए। अगर आपको जेन्युइन लग रही है कि यहाँ पर आपके लिए इफेक्टिव क्लासेस हो रही हैं एंड यू वांट कि भाई हाँ यार ये 500 सवाल अपन को करने हैं, तो लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखें। अभी अभी मैंने आप लोगों से बात करा जो आप लोगों के रेफिकेशन होते हैं ऑफ स्टीरियोटाइप्स इज मेड पॉसिबल बाय कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ सोशल इक्विवेलेंस, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, लैंग्वेजेस या आइडियोलॉजिकल लीनियरिटी। हर चीज देखो, कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखो, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखो, किसी भी चीज के अंदर जब स्टीरियोटाइप आ जाता है, किसी भी चीज के अंदर क्या हो जाएगा? स्टीरियोटाइप जब भी आ जाता है तो वो किस बिहाफ पे आता है? तो स्टीरियोटाइप हमेशा याद रखिएगा हमारे कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बिहाफ पे आता है। हमारी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज बेसिस पर आप लोगों का ये जो स्टीरियोटाइप्स है ये पॉसिबल हो पाता है। आप लोग कभी किसी को देखते हो, है ना, कोई अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है ना, तो आपके स्टेट में, आपकी सिटी में, आपकी भाषा में हम उसका कुछ ना कुछ नाम निकालते हैं। जैसे आप में से जितने सारे स्टूडेंट मेरे साथ में लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो आप नोटिस करते होंगे कि मैं तुमको होशियार बोलती रहती हूँ, तुमको चापली बोलती रहती हूँ, है ना, तुम लोगों को बोलती आ गए मेरे सारे के सारे न्यूटन्स। ऐसा मैं तुम लोगों को अपनी भाषा में कुछ भी बोलती रहती हूँ ना, स्टीरियोटाइप कर देती हूँ, या तुम लोगों पे ऐसी, है ना, मस्ती मजाक करते रहते हैं हम लोग आपस में। तो मैं ये क्या कर रही हूँ? अपनी भाषा में हमारे और आपके कॉन्टेक्स्ट में जो चीज सिमिलर है, अब मैं जैसे बोलती हूँ कि आ गया ये चापली, है ना, जैसे अब मैं जाऊंगी कभी पेड क्लास में जाती हूँ, बोलती हूँ आ गए सारे हमारे न्यूटन, आ गए सारे हमारे चापली आ गए, तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही यही है कि मैंने अपनी लैंग्वेज में, हम दोनों के लिए जो सेम कॉन्टेक्स्ट है उसमें कुछ कम्युनिकेशन निकाला है। सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए जी आप लोगों के स्क्रीन पर। हाँ जी बिल्कुल, हिंदी में भी बिल्कुल पढ़ाते हैं। हाँ, पपलू चपलू, वेरी गुड, जिनको याद है। चापली का मीनिंग क्या है? चापली का मीनिंग बताएंगे आपको? बिल्कुल बताएंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि वन ऑफ द थ्री नंबर्स, द सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो द थ्राइस ऑफ द थर्ड। तो आप लोगों को एवरेज इन नंबर्स का निकालना है। इस टाइप से आप लोगों के काफी क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। तो देखो आप लोगों के पास में कितने नंबर्स हैं? देखो मैम 1, 2 और 3 नंबर है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 संख्या है
है ना, 3 नंबर्स है। जो दूसरा नंबर है वो क्या है, पहले वाले का ट्वाइस है और तीसरे वाले का क्या है, थ्राइस है। समझ गए? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अगर ये x है तो ये क्या है, ये 2x है, और ये जो 2x है ये इसका 3x है। समझ गए? हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि मैम हमारे पास में 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है कि ये दूसरा वाला जो है वो इसका तो तिगुना है और इसका जो है वो क्या है, इसका 2 गुना है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो है मैम ये 2x है तो ये क्या हो जाएगा, 3x, और ये हो जाएगा 6x। अब आप लगा के देख लो, तीनों में स्कीम सेंस हो गया है, पूरा सेंस बन गया है। कैसे? सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड नंबर एंड ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। तीनों का एवरेज निकालना है तो तीनों को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, तो 6 और 4 10 और 1 11, तो 11/3x ये आप लोगों का जो है वो एवरेज आ जाएगा। एवरेज आपको बोला है कि तीनों नंबर का कितना है, तीनों नंबर का है 44 44, तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा मैम, 6 × 12 होगा, यानी कि 72 आपका यहां पर करेक्ट आंसर निकल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, जितने भी बच्चों हैं जिन्होंने 72 आंसर दिया है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बिल्कुल, क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलती है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी इज अ रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो आपकी क्या है, डिफेक्टिव इंडक्शन को शो करती है। डिफेक्टिव इंडक्शन का क्या मतलब होता है, देखो मैम हमको नहीं आता ये, पर हमको ये तो पता है ना कि इंडक्शन का क्या मतलब होता है, हमको ये तो पता है ना कि इंडक्शन का क्या मतलब होता है। मैम नहीं पता, कोई बात नहीं, इंडक्टिव का मीनिंग तो पता है। अब अगर इंडक्टिव का मीनिंग भी नहीं पता है तो फिर हम लोग पहले दिन से क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, बैच चल रहा है, बैच में एनरोल करके स्टार्ट करो। और अगर पता है तो फिर ये पता होगा कि इंडक्टिव का मीनिंग होता है जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज से यूनिवर्सल थ्योरी तक जाते हैं, जब हम एक एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव नेचर होना। इंडक्टिव नेचर से ही निकला है इंडक्शन, और जब इंडक्टिव नेचर में क्या हो, डिफेक्ट हो, तब उसे कहते हैं डिफेक्टिव इंडक्शन। मतलब आपके पास में 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल थे, है ना, 3 तरीके के प्रीमाइसेस थे। अगर आपके पास में ये तीनों प्रीमाइसेस सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, किसके लिए मैम, कंक्लूजन निकालने के लिए, तब हम उसे कहते हैं डिफेक्टिव इंडक्शन। और ऐसा कब होता है, कौन सी फैलेसी में ऐसा होता है कि हमारे पास में जो गिवन प्रीमाइस है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं रिजल्ट्स निकालने के लिए, हम उसे कहते हैं फॉल्स कॉज फैलेसी। क्या कहते हैं, फॉल्स कॉज फैलेसी। बोलो भाई, समझ में आया तो एक बार थम्स अप करेंगे सारे के सारे जल्दी से एकदम। देखो, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर द पर्पस ऑफ चेंजिंग द आईपी एड्रेसिंग स्कीम बिटवीन IPv4 टू IPv6 इज अलाउड is to allow for more IP addresses. A web cookie is stored on the server machine. दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है? अब आप सभी लोग जानते हो, अच्छे से समझते हो, सिर्फ ये बताना कि आप सही लिख रहे हो या नहीं, है ना, कि मैंने ढंग से सुबह 5 बजे उठ के रिवाइज किया था या नहीं किया था। हमारे पास में है IPv4 और हमारे पास में है IPv6। ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे कि अब मैं सही लिख रही हूँ। मैम ये 32 बिट्स का है, ये 128 बिट्स का है। मैम ये जो होता है ये हमारे पास में होता है डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये हमारे पास में होता है कॉलन हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं यहां बात करूं तो इस तरीके से हमारे पास में 4 ऑक्टल्स होते हैं, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऐसे हमारे पास में कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्या मैंने ये सही लिखा है? अगर मैम आप यहां पर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आएंगे 2 की पावर 32, और अगर यहां पर आप करोगे तो यहां पर आएंगे 2 की पावर 128, यानी बहुत ज्यादा
इतने ज्यादा एड्रेसेस हैं और यही कारण था जिसकी वजह से हम किस पर आए थे, IPv4 पर आए थे। IPv6 के अंदर भी एड्रेसेस की कोई कमी नहीं है, बट यहां पर जब हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग किए तो हमारे पास में क्लासेस बनी ए, क्लासेस बनी बी, सी, डी और ई, जिसमें से डी और ई तो प्रॉपरली मिलिट्री पर्पसेस और रिसर्च पर्पस के लिए ब्लॉक कर दी थी। ए, बी, सी हमारे पास में मौजूद थे और इनमें से भी बहुत सारे आईपी एड्रेसेस को हमने रिजर्व किया हुआ है, जिस वजह से टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेसेस बहुत कम हो गए थे। आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जिसका मतलब होता है लॉजिकल एड्रेस। www की बड़ी सी दुनिया के अंदर मैम, इस बड़ी सी दुनिया में अगर मुझे JRF अड्डा का सर्वर ढूंढना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका एक आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, नहीं तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगी। यही मतलब होता है इन सभी चीजों का, यही मतलब है, बिल्कुल यही मतलब है। तो ये कहलाते हैं आपके लॉजिकल एड्रेस IPv4 और IPv6। तो IPv6 में बिल्कुल सही बात लिखी है पहले स्टेटमेंट के अंदर कि यस, यहां पर हमने इसीलिए इसमें चेंज किया था। अब दूसरी बात लिखी है वेब कुकी के बारे में। तो ये कुकी कौन सा वाला कुकी है, ये गुड्डे वाला कुकी है या ये सनफीस्ट का कोई और कुकी है? क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कुकी, क्या मतलब होता है कुकी का? देखिए मैम, हमारे पास में ये जो बड़ी सी www की दुनिया है, इस www की दुनिया में हमारे पास में एक क्लाइंट होता है और हमारे पास में एक सर्वर होता है। क्लाइंट और सर्वर जो है वो आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस पूरे सीक्वेंस के अंदर चलता ऐसा है कि जब पहली बार क्लाइंट जो है वो सर्वर तक पहुंचता है, पहली बार क्लाइंट जब सर्वर तक पहुंचता है मैम, तो इस पूरे सीक्वेंस में ये क्या करता है, अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवा लेता है। आइडेंटिफिकेशन बनवाने से होता यह है कि बार बार जब मैं जाऊंगी सर्वर के पास तो मुझे अपना पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा सर्वर मुझे पहचान लेगा कि अच्छा अच्छा ये तो पहले आए थे, शर्मा जी है अपने, कोई बात नहीं, इनको निकाल के दे दो इन्फॉर्मेशन। समझ गए? तो कुल मिला के सर्वर क्या करता है, सर्वर एक आइडेंटिफिकेशन बनाता है जिससे हम कहते हैं कुकी। ठीक है जी, ये कुकी जो है वो सर्वर बनाता है, पर ये कुकी सर्वर के पास में नहीं रहती, ये किसके पास में रहती है, क्लाइंट के पास में। ठीक है, सर्वर इसे बनाता है और क्लाइंट के साथ में ही भेज देता है और क्लाइंट के पास ही, क्लाइंट की मशीन पर ही स्टोर्ड रहती है। ये क्या रहती है, क्लाइंट के मशीन में ही स्टोर्ड रहती है। इसे हम कहते हैं वेब कुकीज। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों से बोलूं वेब कुकीज आर प्रोन टू साइबर क्राइम्स और प्रोन टू बी अ measure or a transporter for cyber crime, yes और no? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, क्वेश्चन समझें। हाँ बिल्कुल, सभी को मौका मिलेगा, सारे एब्सेंट सारे नॉन एब्सेंट। ठीक है, यस यस इज द करेक्ट आंसर मैम, बिल्कुल है ना। इनके बिहाफ पर या इनके साथ में जब ये आ रहे थे आइडेंटिफिकेशन लेके, रास्ते में मस्त चल रहे थे, ओ चलो चलो घर वापस चलते हैं, क्लाइंट की मशीन पे वापस चलता है, कुकी जब हलते हुलते मस्त जीवन में गाना गाते हुए आ रहा था मैम, तब बीच में हुआ क्या, तब बीच में इसको देख लिया मैलवेयर रिसोर्सेज ने, साइबर अटैक करने देख लिया, इसको क्रैकर ने या हैकर ने देख लिया कि अरे ये तो खाली हाथ जा रहा है, इसमें थोड़े बहुत मैलवेयर तो लगाओ, थोड़े बहुत वायरस तो लगा के भेज देते हैं, क्लाइंट की मशीन पे जा रहा है तो थोड़े हमारे वायरस ले जाएगा, तो क्लाइंट की मशीन का थोड़ा डेटा वेटा हमको भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, यस, क्या कुकी को यूज किया जा सकता है। हमेशा खराब नहीं होती है, पर यस, इसके साथ में चिपका के हम क्या भेज सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ साइबर अटैक्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा हिलते हालते खुशी होके ज्यादा घूमा मत करो, तुम किडनैप विडनैप कर लोगे, कर लेंगे
कोई, तुम तो क्या ही करोगे, तुमने तो कर लिया किडनैपर, सारे के सारे वैसे ही किडनैपर हो तुम। आ जाओ भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला बिल्कुल गलत। अच्छा, ऐसा। बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों से यही पूछा जा रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है क्या वो एक स्पेशल एक्ट के साथ में बनी है 1914 के अंदर, क्या 1914 के अंदर बनी थी ये? वेरी गुड, 1882 विल बी द करेक्ट आंसर। सॉरी, ये तो गलत हो गया, मतलब क्या है भी, ये तो मैम बिल्कुल ही गलत हो गई। 1882 के अंदर हुई थी और लाहौर के अंदर हुई थी जब पार्टीशन नहीं हुआ था। उसके बाद 1947 के अंदर दोबारा से ये हमारे यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर आ गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है उसे एस्टैब्लिश किया था हमने 1887 के अंदर। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है मैम, ठीक है, ये बात आपकी सही लिखी है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आप गौर फरमाओ तो मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको टॉप 50 टॉपिक्स बताए थे जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड इवन फॉर योर यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन। वहां मैंने आप लोगों से बोला था कि हायर एजुकेशन, हालांकि मैं पढ़ाती रही हूं, बट हायर एजुकेशन में जितना भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने किया है, हमेशा से यूनिवर्सिटी की जो ये डेट वाइज रैंकिंग है ना, ये डेट वाइज जो आप लोगों का ऑर्डरिंग है, कौन पहले आया, कौन कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट डेट एंड एस्टैब्लिशमेंट टाइप पर आपके बहुत सवाल बनते हैं। तो एक अच्छा टॉपिक है, इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। सही है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अगला सवाल देखिएगा, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से आप लोगों का सवाल है। यूनिवर्सिटी के ऊपर बिल्कुल आपकी क्लास है 10 बजे, हायर एजुकेशन की क्लास होती है, रचना मैम लेती हैं, तो आप जरूर उसकी प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, आपको ये क्लास मिल जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग किससे होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर जब क्या बनता है आपका स्मॉग, और स्मॉग में क्या क्या चीजें आती है? स्मॉग के अंदर जो है आपका मैम स्मोक आता है, और स्मोक के साथ में फॉग आता है, और साथ में क्या होती है आपकी सनलाइट होती है। तो ये तीनों चीजें जब मिल जाती है तो आप लोगों का फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, वीओसी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन्स होते हैं, सनलाइट होता है, और आपके पास में यस मीथेन, ओ सॉरी मीथेन तो नहीं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप लोगों का होता है। मीथेन क्यों होगा? सही है, तो बी, सी और ई यहां पर करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्या दे रहे हो आप लोग? बिल्कुल। अगर आपको कल की क्लास याद हो, कल भी अपन ने जो 9 PM वाला सेशन लिया था उसमें मैंने आप लोगों से O3 की बात करी थी, ओजोन की बात करी थी, तो वो यही है, इन्हीं की मदद से बनता है वो। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स को जब हम लोग मिला दे किसके साथ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में, तो हमको यही मिलता है, जो कि हाईली कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। डन।
समझ में आ गया क्या? द मेन फोकस ऑफ अ टीचर इन डिजाइनिंग असेसमेंट शुड बी व्हाट? असेसमेंट डिजाइन करने का मेन एम क्या होना चाहिए? ये टीचर्स के बिहाफ पे बताना है या एनटीए के बिहाफ पर नहीं बताना है? क्योंकि एनटीए का तो कोई बिहाफ ही नहीं है ना? अगर एनटीए के बिहाफ पे हम सोचने लग जाए कि टीचर्स क्या कर रहे हैं या किस हिसाब से टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, फिर तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। तो ये टीचर के बिहाफ पे बताना है, एनटीए के बिहाफ पे नहीं। एक्टिविटीज, लर्निंग आउटकम्स, अटेंडेंस, हिज और हर बिहेवियर। देखो बिहेवियर तो तुम्हारा बिहेवियर लेस ही हो तुम तो कोई मतलब है नहीं इस ऑप्शन का, तो निकालो मैम। एक्टिविटीज भी तुम्हारी कुछ खास है नहीं, एक्टिविटीज भी हटाइए। अटेंडेंस जो है उसका भी कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं, ऑल दो हमारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के अंदर और हमारे स्कूल के अंदर अटेंडेंस पे बड़े नंबर मिलते थे, पर अटेंडेंस भी यहाँ पर है नहीं। हमें आइडियलिस्टिक आंसर चुनना है, तो लर्निंग आउटकम्स जो है वो मेन फोकस होना चाहिए। ऑल दो हमारे जो खुन्नसखोर टीचर्स होते थे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, जो कल को आप भी बनोगे आगे जाके, तो आप भी यही करोगे, खुन्नस खाओगे। मेरी भी टीचर इतना परेशान करती थी कि नहीं नहीं 75% अटेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधे टाइम तो टीचर ही नहीं होता था जो सब्जेक्ट पढ़ना था उसका, पर अटेंडेंस। बट नहीं, असेसमेंट का मेन रीजन होना चाहिए लर्निंग आउटकम्स, क्या आपने सीखा। ठीक है, चलो आगे चले अगले प्रश्न की ओर। बचपन से 55 तक जब हम लोग करते हैं, एक ही सैंपल होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक ही सैंपल को स्टडी कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को आप इंटरनेट पे करो तो क्या फायदा हो जाएगा? इंटरनेट पैनल्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं कि सभी के सभी लोग जो है वो आपको इंटरनेट पे मिले, ऐसा कतई नहीं है। एवरीवन हैज एन एक्सेस टू इंटरनेट, यस, ये है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो डिजिटल डिवाइड नाम की चीज ही नहीं होती। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी, ये सही बात है कि भाई हाँ, ज्यादा लोग जो है वो आप लोगों को वहां पर मिल सकते हैं जिनसे आप लोग क्या कर सकते हो, स्टडी करवा सकते हो, जिनसे बात कर सकते हो, ज्यादा लोग मिल सकते हैं, ये सही है। दिस मेक्स इट इजी टू कलेक्ट द डेटा, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगा। डेटा कलेक्शन ओवर इंटरनेट कैन बी रैपिड, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर, जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, उस पर मैं क्या करती हूँ, हर मंडे को और हर थर्सडे को आपके लिए एक फ्री टेस्ट लगाती हूँ। अब वो 50 सवाल आपको 60 मिनट में सॉल्व करने होते हैं सीबीटी एनवायरमेंट के अंदर। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आज वाला टेस्ट सुबह से 8000 बच्चे दे चुके हैं, तो अब 8000 बच्चों ने वो डेटा देख लिया, वो क्वेश्चंस देख लिए, तो ये चीज इंटरनेट के माध्यम से रैपिड भी हो जाती है और ज्यादातर लोगों तक आप रीच भी कर सकते हो। अब मेरे पास में से बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, मणिपुर के हैं, वेस्ट बंगाल के, मैं जयपुर में रहती हूँ, तो बताओ सोचो मैं कभी पहुंच पाती क्या वहां तक, या वो बच्चे यहाँ पर आ पाते क्या? नहीं आ पाते। बट हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से ये काम कर सकते हैं। सो बेसिकली आप वहां से रिलेट करके भी आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर सी, डी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी अभी ऑप्शन नंबर ई ही एक्सप्लेन किया मैंने। अगला सवाल देखो, इंटरपर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, मास है और सोशल है, फ्रेगमेंटेड, एनोनिमस, डायटिक या फिर आइडेंटिफाइबल। किस ऑडियंस के लिए कौन से टाइप का कम्युनिकेशन सही रहता है?
वो आपने एक शब्द सुना था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वही कौन सी ऑडियंस के लिए मैम कौन सा वाला कम्युनिकेशन बढ़िया है, ये आपको बताना है। अगर फ्रेगमेंटेड ऑडियंस है तो क्या करना पड़ेगा, एनोनिमस है, एनोनिमस मतलब जिनका कुछ जानकारी नहीं है आपको। डायडिक, डायडिक मतलब होता है जिसमें दो लोग इंक्लूडेड होते हैं, और एक है आप लोगों का आइडेंटिफाइबल, जिनमें आप पहचान सकते हो, है ना, पहचान के साथ में जिसमें बातचीत हो सकती है। अब देखो डायडिक लिखा है और इंटरपर्सनल लिखा है, हमारे पास में मैम इंट्रा होता है, एक इंटर भी होता है, और एक ट्रांस होता है। सही है, बताइएगा मैं सही बोल रही हूं क्या। इंट्रा मतलब होता है विद इन वन सेल्फ, विद इन वन सेल्फ, जब हम खुद ही से बातें करते हैं, जैसे इंट्रोस्पेक्शन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम खुद ही से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का इंटर आता है, जब दो लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेटिंग पार्टी कैसी होती है, डायटिक होती है। और एक आता है ट्रांस, ट्रांस जिसमें हम किससे बात करते हैं, भूत प्रेत भगवान, है ना, अपने सोल से, बेसिकली वो वाला कम्युनिकेशन, एकदम हायर लेवल वाला जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है ट्रांस। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 3, अगर ए का 3 हो जाएगा तो वैसे ही चॉइस एलिमिनेशन से आंसर निकल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर चलो कोई नहीं, आगे भी पढ़ लेते, इसको भी थोड़ा बाकी सवाल भी कर लेते। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल JRF अड्डा जो है, अगर मुझे उसके मेरे टीम मेंबर से बात करनी है या सभी लोगों से बात करनी है, तो मेरे लिए सबका आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे अब मेरे पास में कंटेंट टीम होगी, मेरे पास में टेक टीम होगी, सपोर्ट की टीम होगी, सेल्स की टीम होगी, है ना, मेरे पास में एजुकेटर की टीम है, तो अब मुझे अगर उन सबसे बात करनी है तो उनका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी, तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। सब एक दूसरे को जानते होंगे तभी तो बात कर पाएंगे ना, रेफरेंस क्या होगा, तो आइडेंटिफाइबल होना बहुत जरूरी है। मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, मास कम्युनिकेशन जो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे इस वक्त जो मैं कर रही हूँ वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का मास कम्युनिकेशन है। मैं आपको जानती नहीं हूं, है ना, आप ये जो लाइव चैट के अंदर, चलो आप लोग जेन्युइन हो, आप लोगों ने नाम लिखा हुआ है, कुछ आता है ना शुतुरमुर्ग टाइप के लोग कुछ भी लिख के चले जाते हैं सबसे बड़ी पावर ही यही है उनकी यूट्यूब की, कुछ भी लिख के चले जाओ, किसी भी नेम से आ जाओ, मुझे कौन सा पता है कि क्या सच्चाई है उसके अंदर। अपन लकी हैं कि अपने पास में ऐसे बच्चे नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी मोटिवेटेड, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे को 5000 नहीं है, मैं 500 में ही खुश हूँ, मैं 50 में ही खुश हूँ, पर वो 50 के 50 मुझे पढ़ने वाले मिले तो मैं उससे बहुत खुश हूँ, है ना। खैर, तो ये आप लोगों का होता है एनोनिमस, जिनकी कोई जान पहचान होती नहीं। मास कम्युनिकेशन ऐसे होता है भीड़ का कोई पहचान नहीं होती, कोई नाम नहीं होता। सोशल कम्युनिकेशन जहां पर फ्रेगमेंटेड ऑडियंस है ना, तो आप लोगों का डी का हो जाएगा 1। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4।